माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेल्फ टेस्ट 2021-22। बिल्कुल आपके बोर्ड एग्ज़ाम जैसा पेपर है ये, क्लास 10th का। तो थर्ड पेपर हुआ था एक साथ में, संस्कृत और आपका सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का हम सोल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस तरह से आपके निर्देश रहेंगे जो कि हर वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपका हिंदी का, इंग्लिश का और इसी तरह से मैथ्स का और साइंस का 4 सब्जेक्ट सॉल्व करवा दिया है। यानी कि आप उन सभी को देखने के लिए 10th की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो 10th की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना। अगर आपको दिक्कत है, समस्या है कि 10th की प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आपको सारी लिंक भेज दी जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसके लेखक जो हैं वो कौन है? तो हु वाज द ऑथर ऑफ सोशल प्रोविजंस? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रूसो हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो आपके सेट में भी ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, ध्यान भी होगा आपको। तो इसका एकीकरण जो हुआ इटली का वो हुआ 1871 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। ये भी आपके सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई है? ये भी आपके सेट में आ चुका है। इसमें 1789 जो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1789। इसको आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपके सेट में आ चुका है, 13 अप्रैल 1919 को। सातवां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो 1928 को। ये भी आपके सेट में पूछा जा चुका है। इसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये देखिए, आप ध्यान रखना, 1942 याद नहीं रखना। इसमें आपको अगस्त और जुलाई और जून में फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, 1942 तो सभी में दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगस्त 1942 आपको याद रखना है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन जो है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है महात्मा गांधी। आपको भी याद होगा बढ़िया तरीके से कि इसके जो है लेखक कौन है? महात्मा गांधी। उसके बाद में महात्मा गांधी का दाढ़ी जो यात्रा है कब शुरू हुई थी? 12 मार्च को 1930। ठीक है, तो 1930 में मई भी है, तो कभी आप 1930 याद रखो तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको 12 मार्च 1930 याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके सेट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? हर बार बताया है मैंने, ये भी आपके सेट में पूछा गया है। प्री टेस्ट का पेपर मैंने सॉल्व कराया था, उसमें पूछा गया था अनवीनीकरण योग्य, क्योंकि लौह अयस्क बनने के लिए कम से कम पृथ्वी के अंदर बहुत सालों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक जो है वहाँ पे खनिज बनेंगे, तब जाके लौह अयस्क बनेगा। इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जितने भी अलुवियल सॉइल पाई जाती है, यानी कि आपका जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जितनी भी पूर्वी तट के डेल्टा हैं उनमें सभी में। इसके बाद में नेक्स्ट उसमें नर्मदा, गोदावरी, ये सब के जो नदियाँ हैं ना, सारी आ जाएंगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, नवीनीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण? तो सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमारी नवीनीकरण है। शायद संसार खत्म हो जाए, सूर्य शायद खत्म भी ना हो, ये पृथ्वी खत्म हो जाए तो भी। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? तो वो है अधिक सिंचाई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको ओवर इरिगेशन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना योजना की शुरुआत जो है आपका 1973 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरीकोट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किया? और हौज खास आज के डेट में एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में। तो हौज खास को जो जिन्होंने बनवाया था उनका कोई भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, उनको बनाने वाले थे खिलजी साहब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर जो मैंने यहाँ लिख दिया है ये है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, इन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारत में जैव विविधता में समृद्ध देश है। भारत जो है जैव विविधता का समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती हैं? तो लगभग 8% पूरे विश्व की
उपजातियाँ जो है हमारे पास पाई जाती हैं। 7 से 8% है, लेकिन 7 से 8 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 8 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि पूरे विश्व का केवल 2.1% ही भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें 8% आपकी उपजा पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में इसको लागू किया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कंजर्वेशन जो है वाइल्ड लाइफ का एक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो ये जातियाँ मिलती नहीं, एक ही एशियाई चीता और एक ये नहीं मिलती हैं, तो ये लुप्त जातियों में विद्यमान है। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 एक्सटिंक्ट स्पीसीज। उसके बाद में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? तो यहाँ के संविधान में संशोधन इसलिए हुआ था ताकि वहाँ की प्रजा को दुख ना हो, उनकी सारी विपत्तियों का समाधान किया जाए। तो उसको देखते देखते समझते समझते 4 बार संशोधन किया गया। उसके बाद 22 नंबर जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? तो बेल्जियम जो है यहाँ पे सामूहिक सरकार का देखने को आपको मिलेगा उदाहरण। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपका श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है? पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन तमिल्स इन श्रीलंका आर 18%। ठीक है, लगभग 18%। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये भी आपसे पूछा गया है। इससे ऊपर वाला भी क्वेश्चन आपका सेट में आ चुका है 2000 में। आपको पता है, आप झारखंड के निवासी हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो वो आपके राज्य विधानमंडल के पास भी है, यानी राज्य सरकार के पास भी है, और वो संसद के पास यानी कि पार्लियामेंट के पास भी है। तो दोनों के पास में है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो बना सकती है, लेकिन अगर संसद ने बना दिया तो राज्य सरकार का कानून नष्ट हो जाएगा। यानी कि एक ही चीज़ के लिए, अगर सपोज़ करो कि हमने बता दिया चोरी के लिए, राज्य सरकार ने बोला कि हम फांसी देंगे, फांसी, ठीक है, चोरी के लिए, और केंद्र सरकार बोलती है नहीं, चोरी के लिए हमने, मतलब इसने फांसी का कानून बना दिया, और केंद्र सरकार ने इसके बाद में बना दिया कि उसको तो केवल 10 साल की सज़ा होगी। तो अब ये फांसी वाली सज़ा जो कानून है रद्द हो जाएगा और 10 साल की सज़ा लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही इसके लिए शामिल है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 26 नंबर की बात करते हैं। भारत में निम्न शासन प्रणाली है, तो कौन सी शासन प्रणाली है भारत में? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ना तो संघात्मक है, ना ही एकात्मक है, ना ही अध्यात्मक है, तो है कौन सी? ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, आप बता देना मुझे। 27 नंबर है, बेल्जियम को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई? तो अक्टूबर 4 1830। ध्यान रखना, अक्टूबर 4 1830। यहाँ पे ये नहीं कि आप अप्रैल 1930, यहाँ पे सन को ध्यान नहीं रखना है आपको। पूरा डेट अगर दिया जाता है तो पूरी डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन जो है पेयर करेक्ट मैच नहीं कर रहा है? तो स्थानीय सरकार का अवशिष्ट अधिकार जो है ये मैच नहीं होता है। ये इसके पास, स्थानीय सरकार के पास में अवशिष्ट अधिकार जो है वो नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो यहाँ पर वास्तविक में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम जो है 1992 में उठाया गया था, जहाँ पे आपके ये पंचायत के बहुत सारी चीज़ें उनमें लागू की गई थी। तो ये वाला आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, बोल्गेरिया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार किसको बेच दिया था? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे जीडीपी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा कभी कभी आपको क्या है कि हिंदी में अगर क्वेश्चन कोई डाउटफुल लगे तो उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर चेक करना। आपके जो पेपर होंगे वो इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में होंगे। और यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम के लिए सारा सॉल्यूशंस इंग्लिश में बता सकता हूँ, लेकिन फिर हिंदी वाले बच्चों को ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में समझ में नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। इसलिए मैं इस पेपर को जो है, चाहे जितने भी आपके लास्ट पेपर में डालता हूँ उनको हिंदी में बताने की कोशिश इसीलिए की जाती है
ताकि हिंदी मीडियम तो समझ ही पाए और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम भी थोड़ा बहुत उससे समझ पाए। बाकी अगर मैं केवल इंग्लिश में बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, मैं आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस इंग्लिश में कर सकता हूँ। मैं जितने भी सॉल्यूशंस आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी करता हूँ उसको भी इंग्लिश में कर सकता हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत ये होगी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ही समझ में आएगा, फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? पर कैपिटा इनकम को क्या कहते हैं? तो औसत आय, इसको एवरेज इनकम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये भी आपके सेट का क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री जो है वो उसके इनकम पे, स्टेटस जो है हेल्थ का कैसा है उस पे, और एवरेज लिटरेसी यानी कि जो आपकी साक्षरता दर है वो, इन सभी पे निर्भर करती है। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो वो श्रीलंका है ऐसा, जो आपका ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से आगे है भारत से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है प्री टेस्ट में या किसी सेट में पूछा गया था, या फिर आपके NAS का पेपर सही करवाया था, सॉल्व करवाया था, उसमें शायद पूछा गया होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, GDP के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी ही थी? तो लगभग आपकी 50 से 60% की हिस्सेदारी थी। ठीक है, GDP की दृष्टि से जो है आपका तृतीय क्षेत्र का जो होता है थर्ड वाला, उसमें। उसके बाद में आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन यो अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि नरेगा इसको बोलते हैं, नरेगा। तो नेशनल रोजगार ऐसे कुछ करके, एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना ऐसे करके है ये। तो इसको हम 2005 में जो है इसको लगाया गया था, और इसको संसद में पूरा तरह से जो सम्मानित हुआ था ये तो 2006 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, और प्रस्तावित जो हुआ था ये 2005 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया जो है कौन सी है? भारत में सबसे पहले जो काम किया जाता है वो कृषि क्षेत्र का, यानी कि कृषि से संबंधित कार्य जो है वो सबसे पहले किया जाता है। कृषि हमारा मेन काम है। उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन सी क्षेत्र की विधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र की विधियों में सारी वो चीज़ें आती हैं जो प्रकृति से रिलेटेड है, जिसका ह्यूमन डायरेक्ट उपयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका प्रकृति से रिलेटेड है, गाय का दूध डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और फसलों को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, भले ही उसको सुखाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, लेकिन आपको डायरेक्ट मिल रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, और जो चीज़ें मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं वो थोड़ा सा आपका जो है वो क्या होता है, सेकंड सेक्टर में आ जाती है। उसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आश्वासन अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार का आश्वासन दिया जाता है? तो इसमें 100 दिन जो है रोजगार का आश्वासन दिया जाता है। पूरे एक साल में 100 दिन तक आपको आश्वासन दिया जाता है कि 100 दिन की रोजगार व्यवस्था आपको दी जाएगी अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? ये भी एक सेट में मैंने कराया है। असंगठित क्षेत्र जो होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, इसमें वर्कर्स का, ह्यूमन का ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है। तो अगले पेपर में हम फिर से देखेंगे संस्कृत का जो सेट है उसका सॉल्यूशन। तो उसके लिए बने रहिए इस चैनल के साथ में दोस्तों, और लाइक का बटन आप प्रेस करना भूल जाते हो यार, लाइक तो दबा दिया करो कम से कम। आप लोग लाइक ही करना भूल जाते हो, ऐसी बात क्या है? कोई परेशानी है तो बताइए। और दूसरी बात, चैनल को आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे दोस्तों की आप मदद कर पाएँ। हमारा मेन टारगेट है कि हम कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना छोड़ें जिसकी हम मदद ना कर पाएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको हमेशा, उनको अगर आपने फॉलो किया है तो आपको 90+ स्कोर से कोई नहीं रोक पाएगा। बट आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताई है, जिसमें आपका प्री टेस्ट हो, चाहे सेल्फ टेस्ट हो, मासिक टेस्ट हो, अर्धवार्षिक टेस्ट हो, या कोई सा भी टेस्ट हो, या फिर इससे पहले 2021 के जो मॉडल पेपर जारी किए गए थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो उस मॉडल पेपर में भी MCQ है। अगर आप उन सभी को देखते हो तो समझ लो कि आप तो मौज ही मौज करने वाले हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। लाइक का बटन आपने दबा दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ में, वो भी जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।